नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, चेक बाउंस के मामलों में बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं। कहीं गारंटी के तौर पर दिए हुए चेक को बाउंस करवाकर लोगों को फंसाया जा रहा है, तो कहीं आपसी लेन देन में चेक बाउंस करवाकर मामले दर्ज करवा दिए जाते हैं। कहीं भी अपना चेक देने से पहले एक बात समझ लीजिए कि चेक एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है और अगर ये बाउंस होता है तो आपके ऊपर मामला दर्ज हो सकता है और एनआई एक्ट के तहत रिकवरी ना होने पर सजा का भी प्रावधान है और प्रॉपर्टी की नीलामी तक हो सकती है रिकवरी के लिए। आज की इस वीडियो में हम इसी कानून के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि कब एनआई एक्ट में सजा का प्रावधान है और कब प्रॉपर्टी की नीलामी तक की नौबत आ जाती है। दोस्तों, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट भारत में बैंकिंग और कमर्शियल ट्रांजैक्शंस या व्यापारिक लेन देन को सुगम और ज्यादा व्यवहारिक बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है। यह अधिनियम ब्रिटिश शासन के दौरान लागू किया गया था और आज तक इसके ज्यादातर प्रावधान ज्यों के त्यों हैं, यानी उनमें कोई ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। इस अधिनियम में कई धाराएं हैं जो अलग अलग प्रकार के अपराधों और अपराधियों के लिए सजा का प्रावधान करती हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रावधान के सेक्शन 143A के बारे में, जिसका सबसे ज्यादा प्रयोग चेक बाउंस के मामले में किया जाता है, क्योंकि यह सेक्शन व्यक्ति के अपराध के अनुसार चेक बाउंस जैसे जटिल मामलों को निपटाने के लिए सजा का प्रावधान करता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार यह भी जान लेते हैं कि चेक बाउंस क्या होता है। जब कोई बैंक किसी वजह से चेक को रिजेक्ट कर देता है तो इसे चेक बाउंस होना कहा जाता है। आमतौर पर ऐसा होने की वजह आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस ना होना होता है। इसके अलावा अगर चेक जारी करने वाले व्यक्ति के सिग्नेचर जो है, हस्ताक्षर जो है वो डिफर करते हैं, नहीं मिलते हैं, तो भी चेक को बैंक रिजेक्ट कर देता है। अब कई बार अनजाने में सिग्नेचर गलत हो जाते हैं, मिसमैच हो जाते हैं या मैच नहीं करते हैं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है, एक ह्यूमन एरर है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन कुछ मामले ऐसे भी सामने आते हैं जब कोई व्यक्ति जानबूझकर क्लाइंट या किसी दूसरे व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी करने के उद्देश्य से चेक देता है, लेकिन अपने बैंक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं रखता है या जानबूझकर गलत साइन कर देता है। और ऐसा करने की वजह होती है क्लाइंट को या उस व्यक्ति को जिसको इस प्रकार का चेक दिया जा रहा है, उसको या तो झूठी तसल्ली दे रहा होता है या फिर उसे मूर्ख बनाना चाहता है। दोस्तों, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि यह अपराध की श्रेणी में आता है और इस तरह के मामलों का निपटारा करने के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 143A का प्रयोग किया जाता है। अब बात आती है कि क्या कहती है एनआईए एक्ट की धारा 143A। दोस्तों, एनआई एक्ट की धारा 143A के तहत अदालत को यह अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो अवैध चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई कर सके। इस धारा के अनुसार अदालत द्वारा अवैध चेक जारी करने वाले व्यक्ति पर मुकदमा चलाया जा सकता है और उसे 2 साल तक की जेल या चेक में भरी राशि का 20% तक का जुर्माना या दोनों लगाए जा सकते हैं। दोस्तों, साल 2018 में अमेंडमेंट करके इस सेक्शन में 5 सब सेक्शन और जोड़ दिए गए थे जो चेक बाउंस के अलग अलग लेवल्स के बारे में प्रावधान करते हैं। सेक्शन 143A के सब सेक्शन 1 में अंतरिम मुआवजे का प्रावधान किया गया है। इसके तहत न्यायालय आरोपी को अंतरिम मुआवजा कुल चेक का अधिकतम 20% तक जमा कराने के लिए आदेश कर सकता है। सबसेक्शन 2 के अनुसार अंतरिम मुआवजा कुल मुआवजे का 20% से अधिक किसी भी हाल में नहीं होना चाहिए। सबसेक्शन 3 में मुआवजा वसूल करने की अवधि के बारे में प्रावधान किए गए हैं और कहा गया है कि सामान्यतः 60 दिनों के भीतर आरोपी से अंतरिम मुआवजा वसूल किया जाना चाहिए। सबसेक्शन 4 में साफ तौर पर कहा गया है कि अगर आरोपी पक्ष निश्चित समय सीमा के अंदर मुआवजा दे पाने में असमर्थ रहता है, मुआवजा नहीं देता है, तो उसे कुछ जुर्माने के साथ दोबारा मुआवजा देने का समय दिया जा सकता है। इसके अलावा सबसेक्शन 5 के तहत यदि किसी मामले में कोई व्यक्ति 60 दिनों के भीतर अंतरिम मुआवजा नहीं जमा करा पाता करता है तो उसे 30 दिन का समय और दिया जाता है। लेकिन इसके बावजूद यदि आरोपी पक्ष मुआवजा जमा कराने में असमर्थ रहता है तो उसे आगे की सजा दी जाएगी। हालांकि ये बात भी साफ तौर पर लिखी हुई है कि यदि आरोपी पक्ष निश्चित समय सीमा के भीतर मुआवजा दे पाने में असमर्थ रहता है तो उसे कुछ जुर्माने के साथ दोबारा मुआवजा देने का समय दिया जा सकता है। यानी इस सेक्शन के तहत सजा के बजाय पैसा वसूल करने पर ज्यादा जोर दिया गया है। दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सेक्शन के बताए गए सारे प्रोसेस से गुजर जाता है और बावजूद इसके अंतरिम मुआवजा देने में असमर्थ रहता है तो न्यायालय सीआरपीसी की धारा 421 के तहत बलपूर्वक रिकवरी करने का आदेश दे सकती है। सीआरपीसी की धारा 421 के तहत आरोपी पक्ष से धन वसूलने के लिए न्यायालय जमीन कुर्क करने तक का आदेश दे सकती है। इसलिए इस धारा को बिल्कुल भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। अगर आप भी किसी ऐसे मामले में संलिप्त हैं और अगर किसी प्रकार की एडवाइस या लीगल हेल्प
हेल्प की आवश्यकता है तो केवल माइनर सी फीस देकर आप हमारे अधिवक्ता पैनल से संपर्क कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी हर संभव सहायता करने में मदद करेगी। नमस्कार।